हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोग वेक्टर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और स्पेशल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब हमें वो कंडीशन पता लगाना है जिससे हमारा श्योर टेस्ट हो जाए कि ए और बी दोनों पैरेलल है या कोलिनियर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा हमें प्रूव हो जाना है। तो इसके दो मेथड है। मेथड नंबर वन है कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक नल वेक्टर आएगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो ये साबित हो जाएगा कि वो जो दोनों वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर्स है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो लाने के लिए अगर हमने मान लिया कि अगर ए वेक्टर था ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी वेक्टर के कंपोनेंट थे बी एक्स बी वाई और बी जेड, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ए क्रॉस बी बराबर जीरो। इसका मतलब आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको सोल्व करें तो जीरो आना चाहिए। सोल्व करते हैं। हमने सीख रखा है आई वाले कॉलम को छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड ऐसे, फिर ए जेड बी वाई ऐसे ही माइनस जे, फिर जे वाले कॉलम को कवर कर लेंगे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी एक्स। इस सब का आंसर आना चाहिए जीरो वेक्टर। देखिए नल वेक्टर वही वेक्टर हो सकता है जिसके तीनों कंपोनेंट भी जीरो हो, क्योंकि एक्स कंपोनेंट भी जीरो हो, वाई भी जीरो हो, जेड भी जीरो हो, तभी नल वेक्टर आएगा। तो इंडिविजुअली आई का जो ये कोफिशिएंट है इसको, जे का जो ये कोफिशिएंट है इसको, और के का जो ये कोफिशिएंट है इनको इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए। अगर ये इंडिविजुअली जीरो होंगे तब जाकर ये नल वेक्टर बनेगा। इसलिए अगर इसको जीरो लाना है तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई को जीरो होना चाहिए। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स को जीरो होना चाहिए। ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स को जीरो होना चाहिए। अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो हमें समझ में आएगा कि ए वाई बी जेड बराबर होना चाहिए ए जेड बी वाई, ए एक्स बी जेड बराबर होना चाहिए ए जेड बी एक्स, और ए एक्स बी वाई बराबर होना चाहिए ए वाई बी एक्स के। इनको सोल्व करने पर पता चलेगा कि ए एक्स अपॉन बी एक्स बराबर होना चाहिए ए वाई अपॉन बी वाई बराबर होना चाहिए ए जेड अपॉन बी जेड। इसलिए अगर दो वेक्टर के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का रेशो सेम आ रहा है तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों को लीनियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक ही डायरेक्शन में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक बराबर लेंथ के हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ये सब कुछ नहीं कह रहा। ये टेस्टिंग सिर्फ इसलिए है कि वो एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों के x कंपोनेंट का रेशो, y कंपोनेंट का रेशो, z कंपोनेंट का रेशो अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये श्योर टेस्ट होगा कि वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। मेथड नंबर टू है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ ए वेक्टर जो कि है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, इनके इनको पैरेलल होना है। पैरेलल होना है मतलब इनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन सेम होने के लिए इनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को एक्स वाई और जी एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाना चाहिए। अगर ये लोग एक्स वाई और जी एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे तो ही ये एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं। देन दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए यानी दोनों के लिए कोस एल्फा सेम होगा। अब कोस एल्फा होता क्या है? कोस एल्फा होता है ए एक्स अपॉन ए, और दूसरे वाले के लिए होगा बी एक्स अपॉन बी,
इससे हमें नतीजा मिलेगा कि ax अपॉन bx बराबर है a अपॉन b। ऐसे ही दोनों का कोस बीटा सेम होना चाहिए। कोस बीटा क्या होता है? y कंपोनेंट अपॉन टोटल वेक्टर, y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि ay अपॉन by बराबर a अपॉन b होना चाहिए। इसी तरह कोस गामा बराबर az अपॉन a और bz अपॉन b, ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो az अपॉन bz बराबर होना चाहिए a अपॉन b के। अरे वाह, ये तो हमें दिखने लग गया कि ax अपॉन bx, ay अपॉन by और az अपॉन bz की वैल्यू a अपॉन b के बराबर होना चाहिए। यानी ये सारे कंपोनेंट्स के रेशो, x कंपोनेंट का रेशो, y कंपोनेंट का रेशो और z कंपोनेंट का रेशो दोनों वेक्टर के लिए सेम आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो लोग कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो क्वेश्चन है, the position vectors of 4 points a, b, c and d are a vector, b vector, c vector and d vector. Examine whether vectors ab vector and cd vector are कोलिनियर। मतलब पता लगाना है कि क्या ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई 4 पॉइंट थे, ए बी सी और डी। तो इनके पोजीशन वेक्टर रहे होंगे। जैसे ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ये सी का पोजीशन वेक्टर है, ये डी का पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर रहे होंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अब हमें बनाना है सबसे पहले ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होगा स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो हमने बी वेक्टर से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ गया आई प्लस 2j प्लस 3k। ऐसे ही अब हमको बनाना है सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर क्या होगा? सी डी वेक्टर होगा डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब हमें डी से सी को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तो हमने डी से सी को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमारे पास सी डी वेक्टर आ गया 2i प्लस 4j प्लस 6k। सो फाइनली हमारे पास ए बी वेक्टर ये आ गया और सी डी वेक्टर ये आ गया। अगर हम ए बी वेक्टर से देखें तो हमारे पास ए एक्स का मतलब आ रहा है 1, ए वाई का मतलब आ रहा है 2, ए जी का मतलब आ रहा है 3। जबकि हम इससे देखें तो हमारे पास बी एक्स का मतलब आ रहा है 2, बी वाई का मतलब आ रहा है 4 और बी जेड का मतलब आ रहा है 6। अब हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। ये कोलिनियर होंगे अगर इनके एक्स वाई और जी कंपोनेंट के रेशो सेम आ रहे होंगे। तो अगर हम ए एक्स अपॉन बी एक्स करें तो आंसर आ रहा है 1/2। फिर हम ए वाई अपॉन बी वाई करें तो भी आंसर आ रहा है 1/2। फिर हम ए जी अपॉन बी जी करें तो भी आंसर आ रहा है 1/2। इससे प्रूव हो गया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कोई दो गिवन वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल मेड बाय अ वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। विच सेट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज नॉट पॉसिबल। पहला दे रखा है 45 डिग्री 60 डिग्री, दूसरा दे रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री, तीसरा दे रखा है 30 डिग्री 45 डिग्री। देखिए अल्फा बीटा
और गामा का एक स्पेशल सेट होता है एक डायरेक्शन के लिए, जिसको सेटिस्फाई करना पड़ता है इस रिलेशन को। हम पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये 1 आना चाहिए तो वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब गिवन अल्फा और बीटा के करस्पॉन्डिंग गामा की एक वैलिड वैल्यू होना चाहिए। अगर गामा की एक वैलिड वैल्यू होगी तो वो वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा, उसके लिए गामा पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि हम पहला चेक कर लें, हमें अल्फा बराबर दे रखा है 45 और बीटा बराबर दे रखा है 60। चलिए इसमें रख देते हैं cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर गामा ये दोनों जुड़ के हो गए 3/4, 1 माइनस 3/4, ये हो गया हमारे पास 1/4। 1/4 की स्क्वायर रूट ले ली हमने, तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर गामा बराबर 1/4 और cos गामा बराबर 1/2। तो गामा बराबर हो गया 60 डिग्री, जो तो पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये वाला सेट तो पॉसिबल है। अगला सेट क्या था? अगला सेट था 30 डिग्री 60 डिग्री। तो दूसरे सेट में अल्फा 30 दिया है, बीटा 60 दिया है। चलो चेक करते हैं। 30 और 60 के लिए चेक किया तो cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। cos 30 √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। स्क्वायर कर लिया, ये हो गए 3/4 और ये हो गए 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये हो गया हमारे पास 4/4 यानी कि 1। तो cos गामा बराबर हो गया 0 यानी गामा बराबर हो गया 90 डिग्री। चलो तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर होगा, है ना, हो सकता है। थर्ड सेट था 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 आना चाहिए। तो ये हो गया cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो cos स्क्वायर 30 हो गया √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये हो गया हमारे पास 5/4 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। उधर ले गए सेपरेट कर लिया, तो ये हो गया 1 माइनस 5/4 यानी माइनस का 1/4 है राम। इसके बाद तो सवाल ही आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट लेने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो आएगा ही नहीं, इमेजिनरी वैल्यूज में आएगा। इसलिए cos स्क्वायर गामा -1/4 आ गया और हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले पा रहे, तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 4 and magnitude of c vector is 5, also a vector plus b vector is equal to c vector, then find the angle between a vector and b vector and a vector and c vector। कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हम पहला सवाल कर रहे हैं जिसमें हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो हमने मान लिया लेट एंगल बिटवीन a vector and b vector is थीटा। तो हमें ये थीटा निकालना है। अब हमें ये गिवन था कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर c वेक्टर।
तो हम क्या करें, हम इसका कर लें सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। यानी हम सी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर ले, यानी हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर ले। सी डॉट सी तो हो जाएगा सी स्क्वायर, हमें पता ही है। इसी तरह इस ए का इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर इस ए का इस बी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर इस बी का इस ए में करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, पर क्योंकि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो चूंकि आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसलिए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 25, ये हो गया 9 प्लस 2। ए डॉट बी को लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, प्लस ये हो गया 16 और 9 ये हो गए 25 और ये भी थे 25। तो 25 से 25 तो गई चटक। तो हमारे पास आ गया 2ab cos थीटा बराबर 0। अब 2 भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। cos थीटा 0 हो सकता है जब थीटा 90 डिग्री हो। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए और सी के बीच का एंगल निकालना है इसी प्रॉब्लम में। तो हमने मान लिया लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज थीटा। अब जो हम थीटा यूज करेंगे वो ए और सी के बीच का एंगल होगा। अब देखिए, आपको जिनके बीच में एंगल निकालना है ना, आप उनको एक तरफ रखिए। अगर मैं इसका अभी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ए और बी के बीच का एंगल निकल आएगा, क्योंकि ए डॉट बी करने से ए बी कॉस थीटा में जो थीटा लिखना पड़ेगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। इसलिए मुझे ए और सी के बीच का एंगल चाहिए, तो मेरे को ए को उस तरफ ले जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर बराबर सी माइनस ए। अब मुझे इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर देना चाहिए, तो मैंने किया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, सी का सी में करेंगे सी स्क्वायर, फिर सी का माइनस ए में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी डॉट ए, फिर ए का सी में करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए डॉट सी, फिर ए का ए में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास बी स्क्वायर मतलब होगा 4 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी बराबर हो गया 25 प्लस 9 माइनस 16। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच के एंगल का थीटा cos थीटा। ये 16 सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 18 बच गया। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और थीटा बराबर 18। 3 और 2 6 होते हैं और 6 से 18 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये आंसर आ गया 3/5। cos थीटा की वैल्यू 3/5 हो सकती है कब? जब वो हो 53 डिग्री।
तो यहाँ थीटा आ गया 53 डिग्री। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इस काम में आता है कि इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स देन वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट। तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमें तीन वेक्टर दिए गए हैं तो क्या वो कोप्लेनर हैं या नहीं है। इसके पहले हमें इसको समझना होगा कि ये हम करते कैसे। समझिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और हम जानते हैं कि अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमको इन दोनों से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। मतलब हमारे पास इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मुझको देगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, वो होगा बी सी साइन फाइव, जो मुझे एरिया बता रहा होगा इस पैरेललोग्राम का जो मैंने बनाया है। ये क्लियर होना चाहिए। रह गई बात इसकी खुद की डायरेक्शन की, कि इसका खुद का डायरेक्शन कहाँ है बी क्रॉस सी का। तो हम सभी जानते हैं कि बी क्रॉस सी का डायरेक्शन बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस तरह होगा। तो अगर हम समझें तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी है, ये इसका डायरेक्शन है हमारे पास। मैं यहाँ एक थर्ड वेक्टर लेकर आता हूँ। ये जो थर्ड वेक्टर है ये बी सी के प्लेन में नहीं है, ये बी क्रॉस सी के साथ सपोज एंगल बना रहा है थीटा। ये बी और सी के प्लेन में नहीं है, ये आउट ऑफ प्लेन है और बी क्रॉस सी के साथ एंगल बना रहा है थीटा। सपोज ये वेक्टर ए वेक्टर है। अब अगर मैं इससे बनने वाला एक पैरेललोपाइप्ड बना लूं, तो अगर मैं यहाँ एक पैरेललोपाइप्ड बना लूं और मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं, तो वॉल्यूम क्या होता है पैरेललोपाइप का? बेस का एरिया इनटू हाइट। इसलिए अगर हम ये सोचे कि इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट होगी ए कॉस थीटा अगर मैं इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आप देख सकते हैं कि बेस का एरिया तो आ रहा है बी सी साइन फाइव, जबकि हाइट आ रही है ए कॉस थीटा, यानी इसका वॉल्यूम हो गया बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए कॉस थीटा, जिसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। दैट इज वी कैन से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी represents volume of parallelopipe with a vector, b vector and c vector form sides of parallelopipe। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम a डॉट बी क्रॉस सी करते हैं तो वो हमें ए बी सी को साइड्स या एजेस मानकर जो पैरेललोपाइप बनता है उसका वॉल्यूम बता देता है। अब यहाँ इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमने ए किसे लिया, बी किसे लिया और सी किसे लिया। अगर हम इन्हें आपस में चेंज भी कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको लिखने का तरीका होता है, आप इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं इस तरह से ए बी सी। यहाँ इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने ए डॉट बी क्रॉस सी करा या बी डॉट ए क्रॉस सी करा या सी डॉट ए क्रॉस बी किया, इससे यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। नोट है, इफ
A vector is AXI, AYJ, AZK, B vector is equal to BXI, BYJ, BZK, and C vector is equal to CXI, CYJ, CZK। तो हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ABC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो ऊपर आई जे के लिखते थे, उसकी जगह अब लिख देंगे ए एक्स ए वाई ए जी, फिर लिख देंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर लिख देंगे सी एक्स सी वाई सी जेड, और पूरा वैसे ही करेंगे जैसा क्रॉस प्रोडक्ट में करते थे, बस आई जे के की जगह ए एक्स ए वाई ए जेड आ जाएगा। तो हम ए एक्स लिखेंगे, ए एक्स वाले कॉलम को कवर करेंगे, अंदर लिखेंगे बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए वाई वाले कॉलम को कवर करेंगे, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड, जेड वाले कॉलम को कवर करेंगे, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। 100% वैसे ही कर रहे हैं जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट में करते थे, बस वहां जो आई जे के था उसको बदल के यहाँ पर ए एक्स ए वाई और ए जेड कर दिया। आंसर ये पूरा का पूरा स्केलर है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आई जे के तो नहीं आ रहा। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। और बिल्कुल मतलब लॉजिकल है, क्योंकि अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम बना के देता है, तो अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तो वो कुछ प्लेनर ज्योमेट्री तो बना सकते हैं, पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं बना सकते। और जब तक कोई ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल नहीं होगी तब तक उसके पास वॉल्यूम तो नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं कि जब वो हमसे पूछते हैं कि बताइए कि ये जो गिवन वेक्टर्स है ये कोप्लेनर है या नहीं है, तो हम तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा देते हैं, और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये कोप्लेनर है और ये वॉल्यूम तो नहीं रखते हैं, इनसे घिरा हुआ कोई वॉल्यूम नहीं है। इफ टू ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल, इक्वल मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सब कुछ सेम, if two vectors are equal then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराएं हम a b c का, और जो b है वो a ही है। अगर b वेक्टर और a वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल है तो हमें लिखना होता है a क्रॉस b डॉट c, लेकिन अगर b और a एकदम बराबर है तो a क्रॉस a डॉट c, और हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट एक जैसे वेक्टर्स का तो जीरो ही आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा जीरो। इसलिए अगर तीन में से कोई दो वेक्टर इक्वल हो तो भी फिर से वॉल्यूम नहीं बनेगा, क्योंकि वो दोनों तो पैरेलल ही होंगे, वो जो एरिया बना रहे थे वो बनेगा नहीं, हाइट से मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम नहीं बन पाएगा। इफ आउट ऑफ थ्री टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो बराबर हैं, हम बोल रहे हैं कि वो पैरेलल है। पैरेलल है मतलब जो बी वेक्टर है वो के टाइम्स ए वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेंथ वेंथ अलग है, ओके। लेकिन अगर पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है। तो अगर हम ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, और बी को लिखना पड़ेगा के टाइम्स ए, और ए का क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा जीरो, इसलिए वंस अगेन वी गेट जीरो वॉल्यूम और जीरो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
Scalar triple product of orthogonal unit vectors is 1, क्योंकि अगर हम i कैप, j कैप और k कैप का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें तो हमें लिखना पड़ेगा i डॉट j क्रॉस k, और j क्रॉस k फिर से होता है i डॉट i होगा 1। इस तरह हम अगर i j k का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। Check the vectors a vector, b vector and c vector are coplanar or not। जी, हम सभी जानते हैं कि कोप्लेनर होने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा लेते हैं, ए बी सी करा लेते हैं। उसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, उसमें ए के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं 4, 6 और 2, बी के कोफिशिएंट लिख सकते हैं 3, 10, 5, सी में हमारे पास -7 और -5 है पर जेड कंपोनेंट नहीं है तो हम उसे 0 लिख लेंगे। हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया 4 वाले कॉलम को, यानी x वाले कॉलम को हमने कवर कर लिया। फिर हमारा 10 इंटू 0 हो गया 0, 5 इंटू 5 हो गया -25। फिर हमने माइनस वाला 6 लिख लिया, फिर 6 वाले कॉलम को कवर कर लिया। 3 इंटू 0 हो गया 0, 5 इंटू 7 हो गया 35, माइनस वाला एक माइनस पहले से। फिर हमने +2 लिख लिया, 2 वाले कॉलम को कवर कर लिया, और फिर 3 इंटू 5 माइनस का 15 हो गया, और 7 इंटू 10 माइनस का 70 हो गया। सोल्व किया तो ये हो गए 100। फिर यहाँ पर हमने देखा कि अंदर 35 आ गया था और ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 210 माइनस वाला। फिर हमने देखा कि अंदर हो गए थे 70 प्लस के और 15 माइनस के, तो हमारे पास आ गया था 110। तो हमारे पास 110 और 100 प्लस का है, मतलब 210 और 210 माइनस का है, तो ये आ गया 0। इट प्रूव्स दैट कि ए बी सी कोप्लेनर हैं, दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोप्लेनर।